नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास स्वरूप का उद्घाटन किया गया और नाम कमलापति रानी पर रखा गया। फिर प्रधानमंत्री आजमगढ़ स्थित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं और उसका नाम राजभर बिरादरी के राजा रहे सुहेल देव पर रखा गया। वैसे सुहेल देव के नाम पर दिल्ली से गाजीपुर के बीच ट्रेन पहले से ही सरकार शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज भी उनके नाम पर बनाकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ये संदेश देना चाहती है शायद कि वो राजभर समाज के नायक का सम्मान करते हैं और इतिहास में उन्हें सम्मान न मिलने की भरपाई अपने तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का ऐलान और असम में अहोम योद्धा लांछित बड़फुकन का जिक्र प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इन सभी नायकों के नाम इतिहास की किताबों में भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी इन्हें प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इससे वो क्या साधने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री जनजातीय समाज के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वाकई देश की जनजातीय समाज की हालत क्या है और क्या नाम बदलने से, इस तरह से सम्मानित करने से हालात बदलेंगे। गुमनाम नायकों और जनजातीय समाज के हालात जो हैं इस समय क्या हैं। स्वयं का बलिदान किया अपने ही कटार से। आज जब हम राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हैरानी होती है। जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आदिवासियों का दुख, उनकी तकलीफ, बच्चों की शिक्षा, आदिवासियों का स्वास्थ्य उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। क्या देश की आदिवासी आबादी, जनजातीय आबादी का हित अनदेखा किया गया है? क्या उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उन्हें सम्मानित नहीं किया गया और इतिहास के पन्नों में उन्हें गुमनाम कर दिया गया है? और अब उनको सम्मानित करके भाजपा सरकार जो है वो पुराने जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजशास्त्री श्री बद्री नारायण जी, जो डायरेक्टर हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। बद्री नारायण जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूं। आप इन कदमों का आंकलन कैसे करते हैं? जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे नाम भी बदले गए हैं, ऐसे गुमनाम नायकों को सामने लाया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें अपने हित को सिर्फ साधती रहीं और इन जातियों की अनदेखी की गई, जनजातीय समाज की अनदेखी की गई। आपको लगता है कि चूंकि गुमनाम रखा गया, उनको सम्मानित नहीं किया गया, इतिहास के पन्नों में नाम भी उनके शायद कम मिलते हैं और बहुत सीमित दायरे में रहते हैं, इसलिए ये गुंजाइश है अभी कि प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार इसे आगे लाए और इसे एक मुद्दा बनाए? बिल्कुल नगमा, जो पूरा मामला है वो दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक तो है कि नाम में क्या रखा है। देखिए, नाम में बहुत कुछ रखा है, और दूसरा क्या है कि इतिहास में जो एम्पावरमेंट होती है कम्युनिटीज की, उसमें उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत महत्व होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जब उनके नायकों को महत्व दिया जाता है तो उनकी अस्मिता को महत्व मिलता है। नायकों का महत्व उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, और अस्मिता जब जगती है तो वो चाह बढ़ती है, एस्पिरेशंस बढ़ता है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, और जब वो चाह बढ़ती है तो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में शामिल होती है। तो वो एक बड़ी सतत प्रक्रिया है जो नीचे से शुरू होती है, और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चावल बांट के आप उनको एम्पावर कर दें, योजनाएं ले जाके कर दें। ये बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है,
तो उसमें हिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और भारत जैसे समाज जो स्मृतियों में जीता है, उस समाज में तो इतिहास हमेशा आपको शक्ति देती है। और ये जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दिनों लगातार, यानी मैं कहता हूं कि राजनीति में इतिहास को लाना एक कला भी है और स्किल भी है, और इसमें बीजेपी की बहुत महारत हासिल है। ये कांशीराम जी को एक महारत हासिल थी पीएसपी पॉलिटिक्स में, उन्होंने बहुत किया इस तरह से नायकों को ला करके दलित कम्युनिटी को एम्पावर किया, वैसे ही बीजेपी को भी इसमें एक महारत हासिल है। तो मेरा ये जी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इससे इस समय आपको क्या लगता है, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसका कोई फायदा ना हो, तो आपको क्या लगता है किस तरह का फायदा या वोट की राजनीति में अगर हम देखें तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है, किन समाजों को अपने साथ लाने की कोशिश में है बीजेपी? चाहे वो आप अभी देख लें राजा सुहेल देव की बात करें, या फिर भोपाल में जैसे हबीबपुर का नाम बदला गया और उसका नाम बदल के रानी कमलापति पे रखा गया, इन सब चीजों से क्या आप एक समाजशास्त्री के तौर पे इन कदमों को कैसे देख रहे हैं? देखिए नगमा, ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त हर चीज का एक राजनीतिक अर्थ लिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो 1952 से ही बीजेपी और संघ जनजातीय समूहों में काम कर रहा है और उनके नायकों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। सुहेलदेव एक नया एडिशन है बीजेपी के पॉलिटिक्स में, लेकिन संघ की पॉलिटिक्स में, संघ के मोबिलाइजेशनल प्रोसेसेस में वो पहले ही आ गए थे। मैं 2000 में फील्ड वर्क कर रहा था बहराइच में, और मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था कि कैसे वो संघ के लोग उनके बीच काम कर रहे हैं। मेरी किताब 2008 में आ चुकी थी, फैसिनेटिंग हिंदुत्व, जिसमें मैंने पूरा एक चैप्टर इस प्रोसेस पे रखा था, और 2014 में वो बीजेपी की राजनीति में उभरते हैं। तो आप समझिए कितना लंबा समय लगता है नीचे से किसी भी इस तरह के आइकॉन्स को ऊपर आने में और फिर उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा होने में। और इस समय जब ये हो रहा है तो इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि इससे कम्युनिटी को तो देखिए शक्ति मिलेगी, वो चाहे भले ही आप उसको चुनाव के विमर्श में वो आ रहा हो, लेकिन इससे कम्युनिटी शक्तिवान होगी। लेकिन चुनाव में इसके फायदे हो सकते हैं, क्योंकि जो स्मिताएं हैं, स्मिताएं भी वोट में तब्दील होती हैं और ये नायक स्मिताओं को मजबूत करते हैं, उनसे गोलबंदी भी होती ही है। ये कोई बहुत निस्वार्थ प्रक्रिया नहीं है, ये गोलबंदी से राजनीति में संभव होती है। जैसे आप कह रहे हैं कि अस्मिता का सवाल है, और जब इन नायकों को सम्मानित किया जाता है तो ये जो समाज है वो सम्मानित महसूस करेंगे। पर गीता जी, जिस हाल में देश की जनजातीय आबादी या जो गुमनाम आबादी है, जो पिछड़ी आबादी है, वो है, क्या वाकई उनकी सुध ली जा रही है? उन्हें उनके नायकों को सम्मानित करके जो उनका वर्तमान है उसमें क्या बदलाव आ सकता है? नगमा जी देखिए, जैसे अभी बद्रीनारायण जी ने भी कहा कि इको हो रहा है, अगर आप प्लीज इसे ठीक करा दें जी, कि जो समाज में कोई भी जो समाज है, अगर उनके कुछ इस तरह के नायक जो रहे हैं, जब उनको एक प्रतिष्ठा मिलती है, उनको किसी सरकार के द्वारा या देश के द्वारा उनके द्वारा किए गए बलिदान को रिकॉग्निशन मिलता है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने, हालांकि उनकी आयु बड़े कम आयु में जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, पर जितने समय वो रहे, उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा जो एक जमींदारी सिस्टम लाया गया उसको किस प्रकार से उन्होंने उसका विरोध किया, और साथ ही सामाजिक सुधार के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया। और अगर आप देखें तो कई आज वर्तमान में, क्योंकि आपने प्रश्न किया कि भाई इसको एक राजनीतिक तौर से देखें, देखिए जब भी अगर कोई भी कार्य किसी भी सरकार के द्वारा जो है जनहित में किया जाता है, और अगर वो वनवासी समाज के लिए किया गया है, तो उसको कहीं ना कहीं जो जनता है, जो समाज है, उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करता है। अब जैसे घुमंतु जातियों के विषय में आज तक किसी सरकार ने 1947 तक नहीं सोचा कि इन घुमंतु जातियों, उनकी इतनी दुर्दशा रही, ब्रिटिशर्स के समय भी उन्हें किस प्रकार से बिल्कुल मतलब एक तरह से एक बंद करके रखा जाता था एक एरिया के अंदर। उनके लिए खास करके वेलफेयर बोर्ड जो है बनाया गया है, और उन्हें भी सभी प्रकार की जो समाज में जो बाकी समाज के लोगों को सुविधाएं मिल रहे हैं उन्हें देने का प्रयास किया जा रहा है। जो आप अगर देखें एकलव्य जो विद्यालय हैं, उनकी जो संख्या है वो लगभग दुगनी हो गई है पिछले 10 वर्षों में। और साथ ही साथ जो कई जो वजीफे मिलते हैं, खास करके वनवासी जो बच्चे हैं उनकी भी अगर आप देखें तो अभी करीब 2500 करोड़ के करीब का वजीफा सिर्फ इन बच्चों के लिए दिया जा रहा है।
तो कई मतलब सिर्फ एक उनको प्रतिष्ठित करना, उनके जो नायक हैं उनको समाज के सामने लाना, जिनके विषय में कभी सीबीएसई की किताबों में नहीं पढ़ाया गया, बताया नहीं गया पहले के समय में, आज जब यह सब होगा तो जरूर जो है इसका एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा। जी पहले का आप कह रही हैं गीता जी कि पहले उनकी अनदेखी हुई है, इतिहास में उनके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। बद्री नारायण जी, पीएम ने जो आरोप लगाए हैं दूसरी पार्टियों पर कि वो अपने हित के लिए काम करते रहे, उन्होंने अनदेखी की है इन समाजों की, और अब जो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है उससे क्या उसकी भरपाई होगी, या वाकई आप क्या देख रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, क्या वाकई इन समाजों की अनदेखी की गई है? पर अभी भी मौजूदा स्थिति क्या है और इस तरह के कार्यक्रम या दिवस मनाने से क्या फर्क पड़ेगा? मतलब अगर उनके लिए वाकई कुछ इनिशिएटिव्स हों, कुछ उनके डेवलपमेंट, कुछ विकास उनके लिए किया जाए ठोस, तो वो एक अलग बात है। मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि ये सवाल उठ रहे हैं कि ये दिवस या नाम बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए नगमा जी, सरकारें काम करती हैं, अपनी हर सरकार अपनी योजनाएं ले जाती हैं और सबका जो उद्देश्य होता है वो मार्जिनल उपेक्षित समूहों तक होता ही है, लेकिन कोई उसको एकांगी ढंग से करता है, कोई उसको सर्वांगीण ढंग से करता है। बीजेपी में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से गवर्नेंस में और शायद अटल जी के समय में भी, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिक क्या करता है कि डेवलपमेंट के वो भी ले जाता है, साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के भी एफर्ट करता है, जैसे इस तरह से उनके नायकों को महत्व देना, खोज करके। एक मरी माई एक छोटी सी गॉडेस है लखनऊ के पास, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया। तो ये सब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक रूप से सब मिल करके कम्युनिटी को एम्पावर करती हैं। तो बीजेपी इस मामले में अगर आप देखें तो कांग्रेस चूंकि एक ड्राई कहते हैं ना हार्ड कोर डेवलपमेंट की बात तो करती थी, सेकुलरिज्म डेवलपमेंट, लेकिन वो जो कल्चरल नोशन था एम्पावरमेंट का, उससे वो उसका बहुत नाता नहीं होता था, उसमें शायद उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। और बीजेपी की ट्रेनिंग इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि वो प्राय लोग उनके लीडर संघ से आए हुए। पहले की सरकारों ने, जैसे कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगे हैं, आपको लग रहा है कि अनदेखी हुई है, इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया है इन समाजों के विकास के लिए? नहीं, देखिए ये कहना तो, देखिए मैंने तो कहा ही कि हर सरकार अपनी तरह से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट ही करती है, लेकिन कोई उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से करती है जी, कोई उसको बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करती है। बीजेपी का एक और खूबी है कि बीजेपी ने क्या किया है कि इसमें जो मोस्ट मार्जिनल हैं, जो पहले ध्यान में नहीं आते थे, उनको चुन करके इस तरह की विकास योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं जी। भले ही उसका आप इलेक्टोरल मीनिंग कोई देखिए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी फैल रहा है, डेमोक्रेसी का विस्तार हो रहा है। पहले जैसे दलित में मान लीजिए 4 या 6 जातियां फायदा जिनको मिल सकता था पहले की सारी योजनाओं का, क्योंकि वही उस समय कैपेसिटी उन्हीं के पास थी लेने की। अब 40 जातियां जो पीछे रह गई जी, उनमें से कुछ को चुन करके बीजेपी सामने ला रही है। ठीक है, ये अच्छा कर रही है बीजेपी, लेकिन गीता जी एक सवाल लोगों के मन में जब हम सुनते हैं हर दूसरे दिन, अब तो इस तरह की खबरें आती हैं कि जगह का नाम बदल दिया गया, या कोई एक कहीं पे भी कोई जगह है और उसका नाम अगर हबीबगंज है, जैसे मान लीजिए ये भोपाल वाली जो बात है, मध्य प्रदेश की जो भी बात है, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, उसका जब वर्ल्ड क्लास स्वरूप का उद्घाटन किया गया तो उसका नाम कमलापति रानी पर रखा गया। तो ये इसका क्या इसके पीछे औचित्य है? ये हबीबगंज को हम अगर कमलापति रानी का नाम दे देते हैं, वो जो नाम था पहले भी नाम बदलने पे काफी चर्चा हुई है, जैसे मुगल सराय जंक्शन का नाम बदला गया, तो नाम बदलने से क्या हासिल और क्यों इतना ज्यादा नाम बदलने की नीति अपनाई जा रही है? नगमा जी देखिए, ऐसा है कि नाम बदलने मतलब जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम बट देयर इज अ लॉट इन द नेम, क्योंकि आप उस नाम से जो है वो जो जगह है, वो जो वहां का समाज है और उसका जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उससे जोड़ने का जो एक प्रयास है, उससे वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी, चाहे वो कोई रेलवे स्टेशन हो, चाहे किसी बिल्डिंग का नाम रखा जाए, किसी पार्क का नाम रखा जाए, तो वहां का जो स्थानीय समाज है उसमें जो ऐतिहासिक रूप से जो नायिकाएं हैं, जो नायक हैं, उनको जब एक तरह से रिकॉग्निशन मिलता है इस प्रकार से, तो एक जो समाज है उसको अच्छा लगता है, और शायद वही एक जो प्रयास है वो किया जा रहा है।
पर जैसे आपने प्रयागराज देखिए, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज अब इतना मतलब 1400 साल के बाद एक कहीं ना कहीं एक बड़े लंबे समय तक जो है हमारे ऊपर एक औपनिवेशिक सोच हावी रही, उससे एक बाहर आने का जो हम स्व की बात कर रहे हैं कि हम पर उस जगह की एक संस्कृति और एक इतिहास और इतने सालों से जो रहा, अगर इलाहाबाद है, बहुत सारे लोग उसे इलाहाबाद अभी भी कहते ही हैं, जरूरी नहीं कि नाम बदलने से लोग प्रयागराज कहने लगे। गीता जी, तो क्या ये बद्रीनारायण जी इतिहास को बदलने की एक या उसको क्या सुधार करने की कोशिश हो रही है, इससे क्या हासिल है? देखिए नगमा जी, एक तो यह है कि इसको हम लोग हिस्ट्री की भाषा में कहते हैं द रिकवरी ऑफ लॉस, यानी रिकवरी ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में आप खो चुके हैं उसको आप रिकवर कर रहे हैं थ्रू चेंजिंग दिस नेम, इन नामों को बदल के। लेकिन इसके यानी बिना बदले भी कोई विकास कर सकता है। हो सकता है भाई हबीबगंज में कोई स्वर बहुत विकसित कर दे बिना नाम बदले भी, लेकिन नाम बदलने से क्या होता है कि एक अलग तरह का एक मैसेज जाता है कॉम्युनिटी। तो आप इसे सही मानते हैं कि जो नाम बदला जा रहा है? नहीं, नाम देखिए, नाम तो मेरा ये कहना है कि सही या गलत, इस तरह के जो कहते हैं प्रश्न को मैं शायद ऐसे टैकल करूंगा, क्योंकि ये बहुत सीधा बॉल है, बॉल को थोड़ा घुमा के खेलना होगा कि नाम बदलना, नाम हमेशा सार्थक होता है और नाम की कोई शक्ति होती है और नाम का एक प्रभाव होता है। अब नाम बदल के उससे क्या किया जा रहा है, हमें ये देखना होगा कि उससे उस मैसेज को विकास से जोड़ के कितनी दूर तक ले जाया जा रहा है। ये नामों के बदलाव से और अलग अलग दिवस जो अब मनाए जा रहे हैं, उससे एक अस्मिता, जो खोई हुई अस्मिता है, उसको वापस लाने की कोशिश है और समाज को से जोड़ने की कोशिश है, आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता जी और बद्रीनारायण जी बात करने के लिए, हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर नाराज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर ही काफी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आज फिर केंद्र और दिल्ली सरकार को एक फटकार लगाई है और कहा है केंद्र सरकार से कि कल ही प्रदूषण पर इमरजेंसी मीटिंग करें, इमरजेंसी मीटिंग करके तुरंत इससे जूझने के लिए कदम उठाए जाएं। कल शाम तक बताएं कि योजना कैसे लागू हो। पंजाब हरियाणा से पराली जलाने को रोकने पर बात हो। कुछ हिस्सों में उद्योग, ट्रांसपोर्ट, धूल प्रदूषण की मुख्य वजह है। सरकार नहीं बता पा रही कि वो क्या कदम उठा रही है। दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार हो, कंस्ट्रक्शन रोका जाए। गुरुग्राम और नोएडा से दिल्ली बात करे। Today the Delhi pollution matter was listed in Supreme Court, and surprisingly the government of India is also trying to protect the farmers, because probably they also don't want to displease them as Punjab government and during election time, and they are making a wrong statement in court that the stubble burning is only contributing less than 10% of air pollution in Delhi, whereas their yesterday's high-powered meeting, which is part of their affidavit, very clearly records that even now the effect of stubble burning is about 35 to 40% on Delhi's pollution. Activity needs to be regulated rather than banned because it has so many far-reaching consequences. और लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के बाद अब कुछ कदम उठाए गए हैं और कुछ पाबंदियां लागू हुई हैं, जैसे कि आज से लेकर 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेगी। 17 नवंबर तक दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम करने की बात हुई है। सरकारी दफ्तरों में और निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बंद करने की बात कही गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक बैठक की है। एनडीटीवी से बातचीत में गोपाल राय ने कहा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण को लेकर जो हालात बने उसमें जैसा सुधार होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम प्रयासों के बावजूद, चाहे वो दिल्ली सरकार के प्रयास हों, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रयास हों, ना तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो पा रही है और ना ही दिल्ली की जो आबो हवा है वो साफ हो पा रही है। नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर जो अभी दिवाली के बाद से सिचुएशन बनी है, उसमें जिस स्तर पे सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अक्टूबर की जो प्रदूषण की स्थिति थी वो सामान्य थी, लेकिन दिवाली के बाद जो सिचुएशन बिगड़ी है उसमें जो सुधार होना चाहिए था वो न आ रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आज से दिल्ली के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। हमेशा जब भी बात होती है इस समय पर तो हम भी ये मानते हैं और आप लोग भी ये बताते हैं कि पराली जो है इस समय सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। बाकी कारण भी होते हैं, लेकिन इस समय जो हवा ज़्यादा खराब होती है पराली को मानते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ये कह रही है कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है आबो हवा के अंदर वो 4% है, 10% है। तो मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि वो किस समय का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है। हाँ। क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े होते हैं। जैसे अक्टूबर का महीना पूरा गुजरा है, अक्टूबर के महीने में पराली हो सकता है कि 5% भी न जली हो, क्योंकि जब बारिश हो गई तो उसके बाद कटाई हुई नहीं। और केंद्र सरकार का ही संस्थान है, सफर ही डाटा जारी करता है डेली। हाँ। तो सफर के आंकड़े में तो पराली इन 10 दिनों के दौरान 48% तक रही है। तो मसला इसका नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, अब वो तो केंद्र सरकार को समझना होगा कि वो कौन सा आंकड़ा बता रही है और किस समय का आंकड़ा बता रही है। 69 मशीनें आप लोगों ने बताई है कि हमारे पास हैं, लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज है कि आप एमसीडी पर जो है सारा जो है बोझ डाल रहे हैं कि वो लोग साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अलग अलग दिल्ली के अंदर अलग अलग वर्क डिवीजन है, लेकिन प्रश्न वो है नहीं। अभी दिल्ली सरकार का जो निर्णय है कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब जो भी कोई सुझाव देता है हम सब कुछ करने को रेडी हैं और हम करेंगे। लॉकडाउन की जो बात है, जब तक दूसरे राज्य नहीं लगाया या आसपास के जिले नहीं लगाएंगे तब तक दिल्ली में आप कह रहे हैं लगाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, सभी मिलके, एक्सपर्ट्स की यही राय है कि सभी मिलके जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। लागू करने को तो हम लागू करने को रेडी हैं, लेकिन मसला लागू करना नहीं है, मसला इम्पैक्ट का है। तो एक्सपर्ट्स की राय यही है कि अगर सभी मिलके करते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद त्रिपुरा में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकारों को मिली जमानत। पत्रकारों की गिरफ्तारी, बेवजह गिरफ्तारी पर आज कोर्ट ने ये कहा है कि पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिली है। ये बात जो है वो त्रिपुरा की है, जहां पर 2 महिला पत्रकारों को जमानत अब मिल गई है। इन्हें गिरफ्तार किया गया था पहले। त्रिपुरा में रिपोर्टिंग को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। त्रिपुरा हिंसा को ये कवर कर रही थी 2 महिला पत्रकार। त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया था और पत्रकारों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं मेरे सहयोगी रतनदीप चौधरी। रतनदीप, इन पत्रकारों पर जो आरोप लगे थे फेक न्यूज फैलाने के, उसके बारे में क्या इन्हें जमानत मिल गई है? कोर्ट ने क्या कहा है इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उस पे? जी हाँ, कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर की है, मगर अभी भी जमानत का जो ऑर्डर है वो अभी तक निकला नहीं है। उसके लिए ये इंतजार कर रहे हैं। तो टेक्निकली अभी भी वो कस्टडी में है, मगर थोड़ी देर में ही ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है गोमती जिले का, त्रिपुरा का, वहाँ पे इनके वहाँ से उनको ऑर्डर मिलेगा, कोर्ट का ऑर्डर। और इसके बाद ये जो केस है ककराबन पुलिस स्टेशन के केस में उनको जमानत मिल जाएगी। मगर उनके विरुद्ध और एक केस है त्रिपुरा में दर्ज है, और उस केस में उनको 21 नवंबर के अंदर उन्हें अपीयर करना होगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं यहाँ पे त्रिपुरा पुलिस के, ये केस फटीक्राई पुलिस स्टेशन में है, जो कि ऊनाकोटी जिले में है। तो
कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। ये जो दोनों ही यंग जर्नलिस्ट हैं, इनके जो वकील हैं, उन्होंने अपनी दलील रखी, जहां पे उन्होंने ये कहा कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने जो भी वहां पे देखा और उन्होंने उसका ही उन्होंने रिपोर्टिंग किया है। ये एक ग्राउंड रिपोर्ट था, जबकि सरकार की ये दलील थी कि ये जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है, इस रिपोर्टिंग में जो कहा गया था कि एक जो प्रेयर हॉल है जिसको जलाया गया था और इसके अंदर आधा जला हुआ वो कुरान मिला था, तो इसकी कोई पुष्टि पुलिस नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस ने भी एक केस लिया है वो प्रेयर हॉल में जो आर्सन हुआ था, जलाया गया था उसके ऊपर, मगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई वो वैसी कुछ कुरान शरीफ जलने की कोई एविडेंस नहीं मिली। तो त्रिपुरा पुलिस का ये अर्जी था कोर्ट में कि इनको पुलिस रिमांड में लिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन और किया जा सकता है, क्योंकि त्रिपुरा पुलिस का ये अंदेशा था कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जिसके तहत त्रिपुरा में जो वायलेंस हुए उनको लेके एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में, और इसीलिए एक स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। और त्रिपुरा पुलिस ने ये इसलिए कहा था क्योंकि त्रिपुरा पुलिस जो महाराष्ट्र में जो वायलेंस हुए हैं उसके संदर्भ में त्रिपुरा पुलिस ने ये कहा था। मगर कोर्ट ने आज सुनवाई जब हुई और कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि ये जो केस है इसमें किसी भी तरह की कोई डिटेंशन की मेरिट नहीं है, किसी भी तरीके से इनको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए था, और इसलिए कोर्ट ने उनको बेल कोर्ट देने ने का उन्हें फैसला लिया जमानत है उनकी स्वीकार कर ली है। जी, कोर्ट ने ये कहा है कि कोई वजह नहीं है कि इन्हें डिटेन किया जाए और इसलिए उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। उन दोनों पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई है, पर अभी वो रिहा नहीं हुई है। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद कनाडा से लाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई अन्नपूर्णा की मूर्ति। आज वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई है। ये मूर्ति 108 साल के बाद कनाडा से बनारस लाई गई है और कल रात बनारस पहुंची है, जिसके बाद आज सुबह वाराणसी में दुर्गा कुंड से उसकी शोभा यात्रा निकली। इस आयोजन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 11 ब्राह्मणों की मौजूदगी में की गई। लगभग 108 वर्ष पूर्व काशी से मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा कनाडा जा चुकी थी, वो प्रतिमा अब बहुत प्रयास के बाद काशी आई है और बाबा विश्वनाथ के इसी प्रांगण में स्थापित हुई है। हम यहाँ आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो इस जगह पर मां की जो है यहाँ पर उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें पुनर्स्थापित किया गया वैदिक रीति रिवाज के साथ। पूरे ब्राह्मणों ने 11 ब्राह्मणों ने पर स्थापित किया। ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है, अगर हम दिखाने वो देखिए कि ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है और उस विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण पर यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह पर स्थापना की और उनका एक भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर जो है बना हुआ है। भव्य मंदिर जो है इस जगह पर बन करके वहाँ पर वो उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और लोगों के दर्शनार्थ के लिए अब वहाँ पर वो रखा जाएगा उस मूर्ति को। लेकिन इस बीच जो है आप अगर दिखाएं तो पूरा जो ये दरबार है वो पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का वो भव्य तरीके से सजाया गया है। वो पूरा जो है बनाया आज उनके स्वागत के लिए है और मान्यता है कि जो है ये कहा गया है कि ये जो मूर्ति है वो तकरीबन 19 उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ पंडित राम नारायण द्विवेदी जी हैं जो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं और इस पूरे कार्यक्रम के तरीके से बड़े आयोजकों में से एक रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूर्ति का यहाँ पर आना और उसका स्थापित होने का महात्म्य क्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के सामीप्य में रहती है
और विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा का आना, भगवान स्वयं उससे कहते हैं जीविते अन्नदातृत्वम मरणे मोक्षो ददाम्याम, हे अन्नपूर्णा तुम जीवित लोगों को अन्न का दान करोगी और मैं मोक्ष मरने के बाद लोगों को मोक्ष प्रदान करूंगा। ये काशी की महिमा है और काशी की ये महारानी है। और भगवान स्वयं जो है भिक्षाम देहि च पार्वती कह करके बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगते हैं। एक ही प्रांगण में दोनों मूर्तियों के स्थापित हो जाने से ये देश और प्रदेश के लिए सौभाग्य का क्षण है। तो ये जो मूर्ति है उनको किस कोण पर और कहाँ स्थापित किया गया, इसका वैदिक महत्व जी, इसको हम लोगों ने कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी है, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो इसके आने से जो ये मूर्ति आई वहाँ से इतना आकर के, तो इसको स्थापित करके आज कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत आनंद का क्षण है, बहुत सुखद क्षण है और ये देशवासियों के लिए आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारी महारानी अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो गई। और ये सौभाग्य है देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का किस तरह का कार्य उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक जो विद्वत परिषद है, काशी विद्वत परिषद के लोगों ने और पूरे ब्राह्मण के समाज के लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कराया है और अब इसी प्रांगण में वो यहाँ पर विराजमान रहेंगी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।